हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी IQ में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, वो भी क्लास 10th की NCERT का, जिसमें हम बात कर रहे थे संसाधन एवं विकास के बारे में। हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में पढ़ा, विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, समझा, जाना, और उनमें थोड़े टॉपिक यानी कि कुछ टॉपिक जैसे कि मृदा वाली टॉपिक रह गई थी, मृदा संसाधन, जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उसको। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, देखते हैं क्या है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन बेसिकली पौधों जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र है उनके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बात करते हैं मृदा संसाधन। मृदा संसाधन एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन होती है। कैसे संसाधन है हमारी मृदा, कैसी संसाधन है? तो नवीकरणीय है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि यह प्रकृति द्वारा बनाई गई है, जो कि पौधों के विकास के लिए अत्यधिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ठीक है, मृदा एक जीवंत तंत्र है। अगर हम बात करते हैं कुछ सेंटीमीटर मृदा के बनने के लिए तो लाखों वर्ष लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर मृदा के बनने में। बात करते हैं अगर मृदा के बनने में क्या क्या भूमिका निभाई जाती है, कौन कौन भूमिका इनमें निभाता है, तो सबसे पहले आप देखिए कि उच्चावच, ठीक है, जनक सेल बेसिकली उसको कहते हैं जिससे उस मृदा की उत्पत्ति हुई है, उसको हम जनक सेल कहते हैं। या संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैव पदार्थ तथा इसके साथ साथ समय इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन की क्रियाएं जो होती हैं मृदा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा जैव, जिसको ह्यूमस भी बोल सकते हैं, और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। यहाँ पे एक चीज़ आया ह्यूमस, तो ह्यूमस क्या होता है? मान लीजिए कि जब पेड़ पौधे की पत्तियाँ गिरती हैं तो जब वह सड़ती है ना, तो उससे जो मिट्टी में जब मिल जाती हैं तो वही जो ह्यूमस यानी कि जो पत्तियाँ सड़ गई तो उसी को हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, मृदा बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसको निर्धारित करने के लिए उनके तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भौतिक गुणों के आधार पे भारत की जो मृदा हैं इनको कई प्रकार में बांटा गया है। जो भारत की मृदा है उसको 8 प्रकार में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे एक फिगर दिया है, इसको हम समझ लेते हैं। हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, मिट्टी को कुछ इस प्रकार यहाँ पे सस्तर पाई जाती है, यानी कि स्तरों में यह विभाजित होती मिट्टी, यह असंगठित होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं घनत्व के आधार पे, यानी कि जो हमारी मिट्टी में जो तत्व हैं, कंकड़ पत्थर हैं, घनत्व के आधार पे देखें तो जिनका घनत्व अधिक हो जाता है वह नीचे की तरफ बैठ जाते हैं तली में। उसके बाद थोड़ी उससे कम घनत्व वाले, फिर उससे कम घनत्व वाले, लास्ट में जो एकदम मुलायम या फिर भुरभुरे मिट्टी जो होती है वह ऊपर की तरफ हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं आप एक गिलास लीजिए, गिलास में पानी रखिए, ठीक है, उसके बाद उसमें आप कंकड़ पत्थर डालिए और जो हम कंकड़ पत्थर और रेत को मिक्स करके उसमें डालते हैं, तो आप देखेंगे कि तली में सबसे पहले आपको लास्ट में दिखाई देगा जो हमारा पत्थर है, कंकड़ पत्थर, वह एकदम नीचे जमा होगा। उसके बाद जो आप देखेंगे बालू जो है उसके ऊपरी सतह पर होगा। तो यानी कि जिसका घनत्व अधिक है वह नीचे की तरफ बैठ गया, जिसका घनत्व ऊपर कम है वो ऊपर की तरफ है। तो सेम हमारी इसी तरह हमारी मृदा भी है। मृदा में ऊपरी संस्तर में आप देखते हैं कि ऊपरी संस्तर उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि वह महीन मृदा होती है और नीचे पथरीली मृदा होती है। इस कारण यहाँ पे अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो यहाँ पे पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं। हमारे जो पेड़ पौधे ग्रो करते हैं वह इसी संस्तर में करते हैं। उसके बाद नीचे वाले संस्तर में आप देखेंगे कि चट्टानें, बालू, गाद यानी जिसको सिल्ट भी कहते हैं, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे वाले संस्तर में हम देखते हैं तो नीचे वाले संस्तर में इससे भी बड़े जो चट्टानें होती हैं वे पाई जाती हैं
और लास्ट में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। बाकी आगे हम देखते हैं, हम मृदा का वर्गीकरण देखते हैं। भारत में मृदा के अनेक वर्गीकरण में अनेक भागों में बांट के देखा जाता है। भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की यहाँ पे मृदाएँ भी विकसित होती हैं। कहाँ की बात हम कर रहे हैं, तो हम भारत देश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, यह मृदा कैसे बनती है आपको पता है? आप देखिए कि हमारा जो हिमालय पर्वत है उसकी विभिन्न प्रकार की चोटियाँ भी पाई जाती हैं, यानी कि जो उसके साथ अनेक प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। और जब यहाँ पहाड़ से यहाँ से जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो इन पहाड़ों के चट्टानों को काटते हुए अपने साथ अवसाद को लेकर आती है। अवसाद यानी कि अपने साथ मृदा को बहा कर लेकर आती हैं। उनके बीच जो कंकड़ पत्थर फंस जाते हैं उसको बहा के लेकर आती हैं, और तमाम प्रकार के जीव जंतु, मरे हुए जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे की पत्तियाँ, ये सब बहकर आती हैं। और हमारे अब जैसे कि यूपी बिहार वाला क्षेत्र हुआ, मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे लेकर आती हैं। मैदानी क्षेत्र होने के कारण समतल भी होता है, और समतल होने के कारण जो नदी का बहाव है इनका वेग कम हो जाता है, और इस प्रकार से नदी अपने मार्ग बना लेती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सांप की आकृति, जैसे कि सांप चलता है। अब ये अपने साथ अवसाद को लेकर आती हैं, इनका वेग कम हो जाता है, तो ये क्या करती हैं, ये मैदानों में अपने अवसाद को छोड़ती जाती हैं, और ये फिर लास्ट में जाके जहाँ पे समुद्रों में जाके मिल जाती है। लेकिन इनके साथ जो अवसाद आए रहते हैं, जब ये रास्ते में छोड़ देती हैं तो यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। इस कारण यहाँ पे उपजाऊ भूमि का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पे जो मिट्टी बनती है इसी को हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। यानी कि जो हमारा उत्तरी मैदान बना है, भारत का जो उत्तरी मैदान बना है, वह नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। यानी कि नदी जो अपने जो अवसाद है उसको निक्षेपित कर देती है, यानी कि छोड़ देती है, उसी के द्वारा इसका निर्माण हुआ। किसका? हमारे जो उत्तरी मैदान का। इसी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जैसे कि हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, और वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ये मृदाएं हिमालय की 3 प्रमुख नदियां जो हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि 3 नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इस जो मैदान है इसका निर्माण होता है, और जो मिट्टी होती है वह जलोढ़ मृदा होती है। बात करते हैं कि अगर राजस्थान और गुजरात तक ये सक्रिय नुमा फैली हुई है। हमारे जो उत्तरी मैदान में तो इसका विस्तार है, लेकिन जो हमारा राजस्थान गुजरात का जो एरिया है उसमें एक पतली सक्रिय नुमा यह होकर, मतलब कि वहाँ तक क्या इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों तक के डेल्टाई भागों में इस जलोढ़ मृदा का जो निक्षेप पाया जाता है, यानी कि जलोढ़ मृदा यहाँ पे पाई जाती है। क्यों? क्योंकि नदियों का बहाव है ना, इन नदियों के डेल्टाई वाले क्षेत्र, यानी कि डेल्टा कहाँ निर्माण होता है, जहाँ पे नदियाँ अपने अवसादों को निक्षेपित करती हैं। तो जहाँ पे इसका अवसाद निक्षेपित होगा तो वहाँ पे डेल्टा जब निर्माण होता है तो वहाँ पे ये वाली जो मिट्टी होती है, यानी कि जलोढ़ मृदा होती है, ये तो अवश्य रूप में पाई जाती है। जो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर हम देखते हैं, मृदा के करों का आकार बढ़ता जाता है। नदी, जैसे कि आप मान लीजिए यह पर्वत है, यहाँ से नदी निकलती है, अपने साथ यहाँ से अवसादों को काट कर लेकर आती है चट्टानों से। यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे पत्थरों के टुकड़े हैं, यानी कि चट्टानों को टुकड़े हैं, अपने साथ लेकर आती है, और यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही इसका वेग कम होता है इसको छोड़ते जाती है। और यहाँ पे तो पत्थर है, धीरे धीरे यहाँ पे बालू की रेत पड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे मतलब एकदम महीन के कर पाए जाएंगे। इसी प्रकार हुआ, ऊपर सबसे आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े टुकड़े, फिर उससे छोटे छोटे टुकड़े, फिर उससे छोटे छोटे टुकड़े, लास्ट में जब हमारा उत्तरी मैदान का भाग आता है तो वहाँ पे महीन मृदा पाई जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे यह बताया है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा पर्वतों की तलहटी वाले मैदान जो होते हैं, जैसे कि द्वार, जिसको चो क्षेत्र भी कहते हैं, और तराई में आमतौर पे यह मृदाएं पाई जाती हैं। कणों के अगर आकार या घटक के अलावा हम मृदा की पहचान उनकी आयु से भी कर सकते हैं। आयु के आधार पर जैसे कि जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की, इसको हम विभाजित करके देखते हैं। कैसे? जो जलोढ़ मृदा होती है, यानी कि जो हमारी नदियाँ होती हैं, नदियाँ अपने साथ अवसाद को लेकर आती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, जो जलोढ़ मृदा है 2 प्रकार से बांटा गया है इनमें। एक है पुराना जलोढ़ मृदा, जिसको हम बागर बोलते हैं गांव की भाषा में, या फिर स्थानीय क्षेत्र की भाषा में भी हम इसको बांगर बोलते हैं। दूसरा नया जलोढ़, यानी कि इसको हम खादर बोलते हैं, ठीक है। अब बांगर क्या होता है? बांगर मृदा कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो पहाड़ों से बीच से होकर नदियाँ आ रही हैं, उनके अगर हम पहाड़ों के पास देखें तो वहाँ पे जो पथरीले भाग हैं अधिक पाए जाते हैं। जैसे जैसे वह समतल एरिया में आती है, महीन कण का वहाँ पे व्याप्त होता चला जाता है। यानी कि जो पुराना मृदा है और उनमें वहाँ पे पत्थरों की बड़े बड़े चट्टानें हैं, वहाँ पे बांगर कहा जाएगा। जो वहाँ पे नई मृदा है उसको हम खादर कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें, जलोढ़ मृदा की उपजाऊ अधिक होती है। यानी कि सभी मिट्टियों की तुलना अगर हम जलोढ़ मृदा से करें तो यह उपजाऊपन में सर्वश्रेष्ठ होती है। इनमें क्या क्या पाया जाता है? तो पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, चूना युक्त होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य प्रकार के अनाज इनमें, और इसके अतिरिक्त दलहन की फसलों की खेती की जाती है। और यह उपजाऊपन यहाँ पे अधिक होने के कारण जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे बेहतर कृषि की जा सकती है और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थिति होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और पैदावार अधिक होगी तो लोग अक्सर जाहिर बात है कि यहाँ पे लोगों का जो निवास है बढ़ेगा। अब आगे हम देखते हैं काली मृदा यह क्या होती है। तो काली मृदा बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह यहाँ से क्वेश्चन बनता है। काली मृदा को मृदा का जो रंग होता है वह काला होता है। इसको हम अन्य नाम से जानते हैं, जिसको हम रेंगूर बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसके अलावा अन्य नाम इसका और है, जिसको हम काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझे जाते हैं। कौन सा? यही काली मृदा। इसको कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, यानी कि काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? काली मृदा, रेंगुर मृदा, काली कपास मृदा, 3 नाम यहाँ पे दिए गए जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह जो मृदा होती है इस दक्कन के मैदान के पठार के क्षेत्र वाले उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जो कि लावाजनक सैलों से बनी होती है। यानी कि जब ज्वालामुखी फूटती है तो उनमें से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा ठंडा होने के कारण यहाँ पे ये जो हमारा दक्कन का पठार है इसका निर्माण हुआ है और इस कारण यहाँ पे इसी के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हमारे जो भारत के जो हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया है, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात वाला क्षेत्र, मालवा का पठार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे जो पठार है यहाँ तक इनका विस्तार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम अन्य गुणों की बात करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटियों तक यहाँ इनका फैलाव है। काली मृदा का जो महीन कण होती है, मृत्तिका से बनी होती है, इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कुछ इस प्रकार से समझिए कि यह ज्वालामुखी से निर्मित होती है, यानी कि इनमें तापमान को सहती है, अत्यधिक तप कर यह इनका निर्माण होता है। यानी कि जो तपता है वही किसी वस्तु की वैल्यू को समझ पाता है। आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो तपता है वही किसी वस्तु की कीमत को समझ पाता है। यानी कि यह मृदा उस जल की कीमत को समझती है और यानी कि उस जल को, नमी को धारण करने की क्षमता बहुत अधिक रखती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे देगा तो आपसे पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको यहाँ पे सही गलत देखना होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस है इम्पॉर्टेंट है।
इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि ये जो मृदाएं होती है इनमें क्या क्या पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, पौष्टिक तत्व भी यहाँ पे पाए जाते हैं। परंतु यहाँ जो फास्फोरस होता है इनमें बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इनमें जो गर्म और शुष्क वाले जब मौसम आता है तो इनमें गहरी दरारें पड़ने लगती हैं, जिस कारण यहाँ पे देखते हैं कि इनमें वायु का मिश्रण अच्छे से हो जाता है। गीली होने पर ये मृदा जो होती है चिपचिपी हो जाती है, जिस कारण इनमें जो जोतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब मानसून प्रारंभ होता है तो उसी समय इनकी जुताई कर दी जाती है, क्योंकि जब अधिक वर्षा होती है तो यहाँ पे इनकी जो जुताई है करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसके आगे हम देखते हैं लाल और पीली मृदा। यह क्या होती है? बेसिकली लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल और पीली जो मृदा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य जो गंगा वाला क्षेत्र है, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर यह पाई जाती है। मतलब कि इनका ये जो मिट्टी है इनका विस्तार पाया जाता है। इन मृदाओं का जो रंग है रवेदार आग्नेय और रूपांतरित शैलों में लौह धातु की अधिकता के कारण होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा लौह धातु है इसकी अधिकता पाई जाती है। और पीला रंग क्यों बोला गया है? क्योंकि इनमें जल योजन के कारण इनको पीला रंग कहा जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं लेटराइट मृदा। यह क्या होती है? तो लेटराइट मृदा जो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से मिलकर बनी होती है, जिनका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा का जो निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, उसके आगे हम देखते हैं क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की ऋतुएं आती हैं, इस कारण इनका जो निर्माण होता है। अत्यधिक जब बारिश होती है निच्छालन का यह परिणाम होता है। अब निच्छालन क्या होता है? जब देखिए जब अधिक वर्षा होती है तो जो मृदा में पोषक तत्व होती है वे क्या होते हैं? वे नीचे की तरफ छन के चले जाते हैं और ऊपर जो होती है मृदा होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है। बात करते हैं लेटराइट मृदा की, तो इनमें जो जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं तो इनमें अम्लीयता का गुण अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये अम्लीय मृदा होती हैं। इनमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। क्यों होती? जैसे कि अभी हमने बताया कि इनमें निच्छालन का गुण पाया जाता है, यानी कि जो मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वे छन के नीचे की तरफ जाते हैं। इस कारण जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होते हैं, यानी कि जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहाँ पे वर्षा भी अधिक होगी। वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो अनुपजाऊ वाला मैदान है, जो उपजाऊ वाला मैदान है वह धीरे धीरे अनुपजाऊ होता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे निच्छालन का गुण अधिक पाया जाता है। इनका विस्तार कहाँ पे है? तो दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और यहाँ पे जो अपर्दन निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण की संभावना अधिक हो जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी का उपयोग कर मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जो चाय और काफ़ी उगाई जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि चाय और काफ़ी के लिए कौन सी मृदा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वह है लेटराइट मृदा। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के लाल लेटराइट मृदा में काजू की फसल अधिक उपयुक्त है। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है कि काजू की उपजाऊ मतलब काजू के उगाने के लिए कौन सी मृदा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यह काजू है, मतलब लेटराइट है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है, इसलिए आपको बोल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ उसके बाद आता है मरुस्थल वाला मैदानी, जो मरुस्थलीय मृदा है इसका जो रंग होता है वह लाल होता है, भूरा होता है। ये आमतौर पे ये जो मृदाएं होती हैं रेतीली लवड़ी होती है, यानी कि इनमें साल्ट की जो मात्रा है, यानी कि नमक की जो मात्रा अधिक होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि जहाँ पे झील होते हैं उनका वाष्पीकरण होता है, उन जलों का वाष्पीकरण होता है और लास्ट में नमक ही बच जाते हैं,
यहाँ जिस कारण यहाँ से नमक की प्राप्ति की जाती है, यानी कि नमक का निर्माण किया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण यहाँ पे जल वाष्पन दर अधिक होता है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस कारण यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा जो कृषि वाला क्षेत्र है, यानी कि जो हम कृषि करते हैं, वहाँ पे अच्छी मात्रा में कृषि नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ वाली मृदा है ही नहीं, तो वहाँ पे फसल क्या ही उगेगी। यहाँ पे चूने पत्थर, कंकर और झाड़ियाँ ही उगती हैं और यहाँ पे चूने पत्थर की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे उपजाऊपन नहीं होता है और यहाँ पे फसल नहीं उगाई जा सकती है। मृदा में जल स्तर संचयन जो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि जो जल होता है अवशोषित करने वाले क्षेत्र अवरुद्ध हो जाता है। मृदा को सही तरीके से सिंचित करके इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसा कि हमारा जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वह धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद आता है वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन उपलब्ध हों। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। ये जो मृदाएं होती है दोमट और सिल्टेदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढलानों में इनका जो गठन होता है मोटे कड़ों का होता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत ही अपरदन होता है। ये अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। ये नदियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी से सोपानों में जड़ों पंखों यानी कि जो कीचड़ होते हैं उनका निर्माण करती हैं। इस कारण यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मृदाएं हैं उपजाऊ बनी रहती हैं। तब यह आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं मृदा का, जैसे कि हमने विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे एक टर्म भी हमने भी पढ़ा कि जो मृदाएं हैं उनका निम्नीकरण या जो अपरदन है एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है, जो कि हमारे उपजाऊपन मृदा को अनुपजाऊ बनाती है। इनके संरक्षण की हमें बात करना चाहिए। बेसिकली अपरदन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार यह अपने जो भूमि है इसको जो नष्ट करने में भूमिका निभाती है। जैसे देखिए मिट्टी की जो कटाव होता है उसकी बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी कि मृदा के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया में आमतौर पे ये जो दोनों क्रियाएं हैं साथ साथ चलती है। यानी कि मृदा का एक तरफ निर्माण भी होता है और दूसरी तरफ इनमें अपरदन भी होता है, यानी कि नष्ट होती है। दोनों क्रियाओं में संतुलन बनाना चाहिए, परंतु जो मानव गतिविधि है इनके कारण यह क्रियाएं इनकी जो संतुलन इनमें बनाना जो बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्यों? जैसे कि हमारे मानव द्वारा अत्यधिक जो हमारे वन हैं उनको काटा जा रहा है, अत्यधिक पशुचारण किया जा रहा है, यानी कि पशुओं द्वारा चराई की जा रही है घासों की, जिस कारण जो मृदाएं होती है वह समुद्रों में चली जाती हैं। इसके बाद निर्माण और खनन जैसी प्रक्रियाएं मानव कर रहा है, गतिविधियां कर रहा है, जिस कारण यह संतुलन भंग हो रहा है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा के कारण यानी कि अपरदन होते हैं। यानी कि जब पवन, जैसे कि आप देखिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवनें जब बहती हैं तो अपने साथ रेत को बहा कर लेके जाती, कहीं दूसरे जगह इकट्ठा कर देती है, यानी कि निक्षेपित कर देती हैं। अब वहाँ से उठा के ले गई दूसरी जगह निक्षेपित कर दी, तो यह क्या कर रही हैं? यह भी तो अपरदन ही कर रही हैं। नदियाँ बहकर आ रही है, मृदा को काटते हुए जा रही है, तो यह भी अपरदन कर रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनती हैं, जिसे और नलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि को जोतने योग्य नहीं होती है, इसे हम उत्खात भूमि कहते हैं या फिर बेड लैंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह कुछ इस प्रकार से नदियाँ आपस आ रही हैं और ये क्या कर रही है, बड़ी बड़ी गहरी खाइयाँ की तरह, मतलब कि जो और नलिकाएं बना दे रही हैं इस प्रकार से कुछ। तो ये क्या, यहाँ पे फसल अच्छी हो पाएगी, यहाँ पे खेती अच्छे से की जा सकती है, नहीं की जा सकती। ऐसी भूमि को हम खाद भूमि कहते हैं। उसके बाद देखिए जो चंबल बेसिन है, ऐसी भूमि को वहाँ पे खंड भूमि कहा जाता है।
कई बार जो जल विस्तृत क्षेत्र वाले होते हैं ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों की ऊपरी मृदा घुल के जल के साथ बह जाती है, जिसको चादर अपवर्तन कहते हैं या फिर सीट इरोजन के नाम से जानते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को पवन अपवर्तन कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, जो कि रेगिस्तानों में आपको अधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगा। और अपने यहाँ भी गर्मी के समय में जब लू चलता है तो वहाँ पे भी यह क्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं कि जो हमारी मृदा होती है उड़ उड़ के दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। इन सब के कटाव यानी कि मृदा के अपवर्तन एवं निम्नीकरण को बचाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों का या फिर विभिन्न प्रकार के उपायों का विभिन्न प्रकार की जो हमारे प्लानिंग को करना आवश्यक बन जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सीढ़ीदार कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं और पट्टिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, पेड़ पौधों को लगा सकते हैं, घास की पट्टियों को लगा सकते हैं, जिस कारण जो हमारी मृदा है उनका जो बहाव होता है वह रुकेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अभ्यास का क्वेश्चन आ जाता है, जिसको हम देख लेते हैं। बोल रहा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो आप बताइए कि पंजाब में अधिक खेती की जा रही है, जिसके कारण अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ रही है। जब अधिक सिंचाई होगी तो वहाँ पे क्या हमने बताया था कि लवण की मात्रा अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे इसका कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी कृषि की जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जहाँ पे पहाड़ अधिक होंगे वहीं पे तो सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो पहाड़ कहाँ पे होंगे, तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं। उसके बाद इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछा है जिसको आप कर सकते हैं। बाकी यह चैप्टर आज का समाप्त हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।